हाँ जी, तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटर्स जो जावा के अंदर यूज होते हैं। तो हमने देखा था कौन कौन से किस किस टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल है जावा में। तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग देम। एक तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर थे, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर, देन बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर एंड इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर्स। तो आज हमने इनको एक एक करके डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। तो आई विल नॉट टेक मच टाइम फॉर देम क्योंकि ये ज्यादातर ऑपरेटर्स आपने ऑलरेडी प्रीवियस लैंग्वेजेस के अंदर पढ़े हुए हैं। सो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है इसके अंदर 5 ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, divide and modulus. So these 5 operators are there. So as far as plus, minus and multiply are concerned, they have their usual meaning. जो इनका मीनिंग नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर होता है वही इनका मीनिंग जहां पर भी है। तो इसके अंदर कोई अलग से चेंज नहीं है। तो दीज ऑपरेटर्स अवेलेबल ऑन बोथ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, चाहे आप इनको इंटीजर के ऊपर यूज कर लो या रियल नंबर के ऊपर यूज करते हो, या आप इंटीजर एंड रियल दोनों को मिक्स करके यूज करते हो, यू विल गेट द यूजुअल रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है ए जिसकी वैल्यू 5 है और दूसरा नंबर है बी, डाटा से इसकी वैल्यू मेरे पास 3 है। तो अगर मैं इसके ऊपर ये वाले ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ, ए प्लस बी अगर फाइंड करूंगा, सॉरी ए प्लस बी फाइंड करूंगा तो मेरे पास आएगा 8। और अगर मैं ए माइनस बी फाइंड करता हूँ देन आंसर इज 2। ए मल्टीप्लाई बाई बी है अगर, सो दिस इज इक्वल टू 15। तो जो नॉर्मल अर्थमेटिक्स के अंदर आपके पास आंसर आते हैं वही यहाँ पे आएंगे। तो एज फार एज दीज टू ऑपरेटर्स आर कंसर्न, तो फर्स्ट वन इज द डिवाइड ऑपरेटर विच गिव अस रिजल्ट एज कोशेंट, कि जब मैं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करूंगा देन आई विल गेट द रिजल्ट एज कोशेंट। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस साथ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर सेम ऑपरेटर्स को हम रियल नंबर पे अप्लाई करते हैं देन आई गेट द रिजल्ट इन डेसिमल प्लेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ए की वैल्यू जो है वो 10.5 है और जो बी की वैल्यू है वो 2.0 या 2 है। सो इफ आई डिवाइड ए बाय बी then I get the result as 5.25. 5.25. Now I get these decimal places because now the arguments are real number. अगर मैं रियल नंबर पे अप्लाई करूंगा तो रिजल्ट भी रियल नंबर आएगा। अगर इंटीजर्स पे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा इंटीजर आएगा, सिर्फ क्वोशंट आएगा, बाकी जो रिमाइंडर वाला पोर्शन है वो नहीं आएगा बेसिकली। तो एज फार एज सेकंड ऑपरेटर जो डिवीजन वाला जो मॉडुलस ऑपरेटर है, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ जहाँ पे देन आई गेट रिमाइंडर एज द रिजल्ट। So A5 divided by B, we get remainder as 2. Similarly, if I use this operators on real number, I again get the remainder. तो जहाँ पे जितनी डिवीजन हो सकती थी इंटीजर फॉर्म में वो हो जाएगी, बाकी उसके बाद जो बच गया रिमाइंडर मेरे पास जो बच गया वो हमारे पास रिमाइंडर जहाँ पे आंसर आएगा। सो दिस थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस के अंदर हम ये कहते थे कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फ्लोट और डबल आर्ग्यूमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे एप्लीकेबल होता था। लेकिन जावा के अंदर जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो रियल नंबर के ऊपर एप्लीकेबल है, फ्लोट या डबल के ऊपर, लेकिन ये भी हमें जो उसका रिमाइंडर होगा वो रिजल्ट देगा। सो मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न रिमाइंडर इन बोथ द केसेस वेदर यू आर अप्लाइंग इट ऑन द इंटीजर्स और यू आर अप्लाइंग ऑन द रियल नंबर। तो बाकी के जो मेरे ख्याल चारों ऑपरेटर्स आपके बिल्कुल ठीक है, जो पहले जैसे आपके सी या सी प्लस प्लस में काम करते थे वैसे ही जहाँ पे काम करते हैं। लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर में थोड़ी सी चेंज है कि मॉडुलस ऑपरेटर्स अब इंटीजर और रियल नंबर दोनों तरह की आर्ग्यूमेंट के ऊपर काम करता है और दोनों ही केसेस में रिमाइंडर जो है वो एज रिजल्ट देता है। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट इन जावा जो कि सी और सी प्लस प्लस से अलग है। तो अगर आप इसको एक बार प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हो तो मैं उसका प्रोग्राम एक बना देता हूँ। बट एज फार एज इनकी अगर आप देखेंगे कि प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इज कंसर्न, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है इनकी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी अगर बात करें
प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो ये क्या होती है एक बार मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जो इसकी प्रेसिडेंस है वो हमारे पास, जो हाई प्रेसिडेंस है वो है हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस ऑपरेटर की हाई प्रेसिडेंस है, और ये हमारे पास प्लस एंड माइनस जो है ये लो प्रेसिडेंस के ऊपर है। तो यू कैन से प्रेसिडेंस मूव इन दिस लो टू हाई, ये लो है, इधर हाई है। तो हमारे पास प्लस और माइनस लो प्रेसिडेंस के ऊपर है, और मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये हाई प्रेसिडेंस के ऊपर है। जो एसोसिएटिविटी है इसकी वो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है, यानी इनकी जो इवैल्यूएशन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर आ जाते हैं तो उनको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो लेट अस डिस्कस दिस विद मल्टीपल ऑपरेटर्स। तो मान लो मेरे पास इस तरह से एक एक्सप्रेशन है, 2 माइनस 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना चाहूँ तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर इवेल्युएट होगा? तो सबसे पहले हम डिसीजन लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस। तो जो प्रेसिडेंस है वो हमारे पास पता है कि जो ये वाले दो ऑपरेटर है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है, तो माइनस एंड प्लस से पहले ये दोनों इवेल्युएट होंगे। लेकिन इन दोनों में से कौन सा पहले होगा वो डिसाइड करेगा एसोसिएटिविटी से। तो एसोसिएटिविटी ये कहती है कि ये जो ऑपरेटर है ये लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होंगे। तो लेफ्ट में कौन सा ऑपरेटर आ रहा है जो हाई प्रेसिडेंस के ऊपर हो, वो ये वाला है। तो सबसे पहले हम 3 × 4 जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा दिस वन। अब हमारे पास जो ऑपरेटर है हाई प्रेसिडेंस वाला एक ही बचा है इसको, तो हम इसको इवेल्युएट करेंगे पहले, 2 माइनस 6 प्लस 5। अब हमारे पास फिर दो ऑपरेटर बच गए प्लस एंड माइनस। तो प्लस एंड माइनस में प्रेसिडेंस सेम होती है, लेकिन सबसे इसमें पहले कौन सा आ रहा है एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंगली दिस वन। तो हम सबसे पहले इसको इवेल्युएट करेंगे। तो इसको जब इवेल्युएट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? दिस इज -4 प्लस 5, एंड अल्टीमेटली हम प्लस को सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 1। तो दिस माइनस इज नोन एज द यूनरी माइनस, यूनरी माइनस। तो इट इज पार्ट ऑफ द नंबर, ये नंबर का पार्ट ही है, मेक दिस नंबर एज नेगेटिव। तो इसकी जो एवेल्यूएशन है वो हमारे पास एक ये वाला नंबर हम मान के चलेंगे, दिस इज -4 वन आर्ग्यूमेंट है, प्लस 5 दूसरी आर्ग्यूमेंट है, हमने उनमें एडिशन करनी है, तो एडिशन करने के बाद आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये देखना है कि जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास हो जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर अपीयर हो रहे हो, तो उसके अंदर हम ये दो रूल यूज करेंगे, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस ये डिसाइड करेगी कौन कौन से ऑपरेटर हाई प्रेसिडेंस के ऊपर है, पहले हमने उनको इवेल्युएट करना है। अगर वो एक से ज्यादा है तो फिर हम एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करेंगे। तो जो लेफ्ट में पहले आ रहा है उसको पहले इवेल्युएट करेंगे, जो राइट में आ रहा है उसको बाद में इवेल्युएट करेंगे। सो नाउ लेट अस हैव अ सिंपल प्रोग्राम। मैं आपको एक प्रोग्राम बना के बता देता हूँ इसका, ताकि थोड़ी थोड़ी हमारी साथ में प्रोग्राम की भी प्रैक्टिस होती रहे। तो सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो वी हैव टू क्रिएट अ क्लास, क्योंकि जो भी हमारे पास प्रोग्राम होगा वो क्लास के अंदर बनेगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सो लेट अस नेम इज arithmetic. Arithmetic is single word, so let us make this m small. Arithmetic operators. तो ऑपरेटर के लिए मैंने OP यूज किया है, and here you write the main method. मेन मेथड लिखने का जो तरीका है वो ये है, तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्यों ये इस तरह सारी वैल्यूज ली है। तो आई एम टेकिंग द फ्लोट टाइप आर्ग्यूमेंट, लेट अस से x is equal to 10.5, y is equal to 2.0। तो इसके अंदर गलतियां होंगी और आप लोगों को बताना है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ।
देयर आर सम मिस्टेक इन द प्रोग्राम। तो अगर किसी ने वो गलती पकड़ ली है तो मुझे बता दो कि इसमें क्या गलती मैंने की है। जो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किए हैं, फ्लोट टाइप एक्स एंड वाई, उन दोनों लाइन के अंदर मिस्टेक है, गलती है। तो यू हैव टू टेल मी कि इसके अंदर मैंने क्या गलती की है। हाँ जी, किसी को समझ आया? क्लास में बैठे हो या नहीं? सर जो एक्स वाई ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। नहीं, वो ठीक है, इक्वल का साइन एक ही आएगा। देन सर सेमीकोलन। सेमीकोलन भी डाल दिया मैंने दोनों में। सर फ्लोट जो एफ लास्ट हाँ, में ये कौन बोल रहा है? 10.5 है। कौन बोल रहा है? अमन तालीवाल सर। अमन तालीवाल। यस, दिस इज द प्रॉब्लम, जहाँ पे मैंने एफ नहीं लगाया उसकी वजह से जहाँ पे एरर है। तो जब भी मैंने बोला था कि जो भी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, लिटरल जो है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, उसको आपने एफ से टर्मिनेट करना है, अदरवाइज वो डबल नंबर ट्रीट किया जाएगा और डबल को आप फ्लोट में असाइन नहीं कर सकते। दिस वाज द मिस्टेक। वेरी गुड। तो यू विल गेट द यूजुअल आंसर। जो ये दो आर्ग्यूमेंट हमने ली है, इनके साथ हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो आपके पास जो अभी हमने डिस्कस किया था वही आपको आंसर जहाँ पे मिलेंगे। x मॉडुलस y। सो दिस इज वेरी सिंपल सा प्रोग्राम है एक, जिसके अंदर हमने कुछ लेट अस सेव इट। तो जब भी हमने प्रोग्राम को सेव करना है तो यू हैव टू टेक केयर कि उसका जो नाम है वो सेम रखना है जो क्लास का नाम है। So, इसका क्लास का नाम रखा है हमने अर्थमेटिक ओपी डॉट जावा। सो सेम नेम जो क्लास का नाम है वही आपकी फाइल का नाम होना चाहिए। इस चीज का आपने ध्यान रखना। जो क्लास का नाम अर्थमेटिक ओपी था, तो सेम नेम हमने अर्थमेटिक ओपी डॉट जावा इस फाइल को नाम दिया है। सो वी हैव सेव दिस फाइल। अब हम आते हैं, थोड़ी सी इसमें डिस्क्राइब कर दूं कि लिखा क्या है हमने। सबसे पहले क्लास जो है एक रिजर्व वर्ड है जो ब्लू कलर में आ रहा है यहाँ पे, और अर्थमेटिक ओपी इज द नेम ऑफ द क्लास। तो जब भी आपने क्लास को डिक्लेयर करनी है तो यू विल राइट द वर्ड क्लास, फिर क्लास का नाम लिखेंगे। और क्लास का नाम मैंने बोला था कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, और अगर एक से वर्ड से ज्यादा वर्ड उसके अंदर आते हों, जैसे अर्थमेटिक के बाद हमने ऑपरेटर के लिए ओपी यूज किया है, तो ए एंड ओ इसके कैपिटल बनेंगे। उसके बाद हमने ये वाली लाइन, इसके ऊपर आप कंसंट्रेट करिए। इसके अंदर हमने एक तो वर्ड यूज किया है पब्लिक, दूसरा है स्टैटिक और तीसरा है वॉइड। इनका मतलब क्या होता है? हम इसमें वर्ड पब्लिक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो मेन मेथड है ये इस क्लास से बाहर यूज होगा, कहीं क्लास के अंदर यूज नहीं होगा। यानी जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सो इट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द जावा वर्चुअल मशीन। तो अगर ये पब्लिक मेथड है तभी जावा वर्चुअल मशीन इसको असेस कर पाएगी। अगर ये पब्लिक नहीं होगा तो जावा वर्चुअल मशीन इसे असेस नहीं कर पाएगी और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आएगी। दूसरे नंबर पे हमने लिखा है स्टैटिक। स्टैटिक वर्ड हम तब यूज करते हैं अगर हमने किसी मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के ही एग्जीक्यूट करना हो, यानी ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को यूज किए बिना हमने इसे एग्जीक्यूट करना है। तो स्टैटिक मेथड जो होते हैं उनको ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम लिखने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ मेथड नेम से ही कॉल हो जाते हैं। तो मेन मेथड जो है हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ही इसे यूज करेंगे, इसलिए ये मेथड स्टैटिक मेथड है। तीसरे नंबर पे हमने लिखा है वॉइड मेथड।
तो वॉइड का मतलब होता है कि ये मेथड कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो हमने इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया हुआ है, तो ये एक वॉइड मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप नल एंड वॉइड है, तो जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद हमने लिया है स्ट्रिंग। तो जो भी मेन मेथड है जावा के अंदर वो एक स्ट्रिंग टाइप एरे एज आर्ग्यूमेंट लेता है। तो वी हैव टू पास एन एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप। इसका पर्पस क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अगर इस मेन मेथड को कोई आर्ग्यूमेंट पास करनी है जावा वर्चुअल मशीन से, तो हम पास कर सकते हैं थ्रू दिस एरे। लेकिन आप चाहे आर्ग्यूमेंट पास करो या ना करो, लेकिन ये हमने लिखना जरूरी है। इसके बिना आपका जो मेन मेथड है वो आपको एरर देगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा या कंपाइल नहीं होगा। सो ये वाली आर्ग्यूमेंट हमने एज इट इज ही लिखनी है। यू कैन चेंज द नेम ऑफ दिस एरे। एरे का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। जहां हमने ARGS लिखा है आर्ग्यूमेंट के लिए, लेकिन आप इसका नाम कुछ भी अपनी मर्जी से दे सकते हो जो एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। और स्ट्रिंग यहाँ पे जो है वो एक क्लास का नाम है, जिसका आपको पता चल रहा है कि इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है, इसलिए स्ट्रिंग जो है ये इनबिल्ट क्लास है जावा के अंदर, जो हम एक एरे को डिक्लेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलिए। ਜੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ARGS ਆ ਸਰ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ हाँ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम पा सकते हैं। तो जो ARGS मैंने वर्ड यूज किया है, इसकी इस वर्ड की जगह पे आप कोई और वर्ड यूज कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब ये। ओके सर, ओके ओके। हाँ तो उसके बाद हमने फ्लोट जो है ये आपको पता है डाटा टाइप है, x इज द वेरिएबल नेम एंड 10.5 f जो है वो इसकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ऐसे ही y। एंड देन इस स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया था कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या क्या होता है। सिस्टम इज द नेम ऑफ द क्लास, आउट इज द ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड इन दिस क्लास विच इज द आउटस्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट एलन जो है वो मेथड है आउटस्ट्रीम के अंदर जो डिफाइन किया हुआ है। और ये जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे दिस विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग। तो हम जहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग हमने लिखा है, जब हमने प्लस x प्लस वाई किया तो इसमें क्या होता है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी ऐड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर जहाँ पे डिस्प्ले होगी। यानी जो भी इसका इंटीजर रिजल्ट होगा पहले, सॉरी इंटीजर या फ्लोट जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा x प्लस वाई के अंदर, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर कॉन्कैटेनेट होगा इसके साथ और फिर वो डिस्प्ले होगा। तो लेट अस ट्राई टू रन इट एंड सी द रिजल्ट। तो ये इस डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है प्रोग्राम अर्थमेटिक। वी कैन चेक, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर नाम से मेरे पास एक प्रोग्राम पड़ा है अर्थमेटिक ऑपरेटर डॉट जावा। सो इसको कंपाइल करने के लिए कमांड थी मेरे पास जावा सी। जावा सी के बाद हमने इसका नाम लिखना है अर्थमेटिक ऑपरेटर डॉट जावा, और अगर इसमें कोई एरर होगी तो डिस्प्ले हो जाएगी, नहीं है तो ये दोबारा से फिर प्रॉम्प्ट आ जाएगा विदाउट डिस्प्लेइंग एनी मैसेज। इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसका बाइट कोड जनरेट हो गया और वो डॉट क्लास फाइल में अवेलेबल है। वी कैन अगेन चेक कि हमारी वो डॉट क्लास फाइल बन चुकी है या नहीं। ये मैं इसलिए देखूंगा जहाँ पे बहुत सी फाइलें हैं तो मैं AR स्टार डॉट स्टार इसलिए लिखूंगा कि सिर्फ जो A से स्टार्ट होने वाली फाइलें वही डिस्प्ले हो। तो पहले मेरे पास दो फाइलें डिस्प्ले हो रही थी, अर्थमेटिक ओपी डॉट जावा एंड एरे डॉट जावा। अब हमारे पास देख सकते हैं अर्थमेटिक ओपी डॉट जावा के साथ साथ अर्थमेटिक ओपी डॉट क्लास फाइल जो है वो बन चुकी है। सो दिस क्लास फाइल कंटेन द बाइट कोड। अब हमने इसको रन करना है, तो रन करने के लिए कमांड है हमारे पास जावा और क्लास का नेम। तो जो भी इसकी क्लास का नाम है वो हमने बिना डॉट क्लास के लिखना है, जावा के साथ सिर्फ क्लास का नेम लिखना है, डॉट क्लास साथ में नहीं लगाना है। तो जब हमने इसको रन किया प्रोग्राम को तो हमारे पास जो रिजल्ट है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जो भी हमने कैलकुलेशन की थी, तो उस हिसाब से जहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। इसमें कई प्रोग्राम में गलत लिखा है, हमने कुछ ना कुछ गलत टाइप किया हुआ है। लेट अस सी क्या किया है, क्योंकि x माइनस वाई का रिजल्ट गलत आ रहा है। x माइनस वाई 10 माइनस 2, ठीक है 10 माइनस 2 8 आना चाहिए, ठीक है। तो जो हमने जहाँ पे कैलकुलेशन की थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो रिजल्ट था वो जहाँ पे हमारे पास अपीयर हो रहा है। तो x की वैल्यू 10.5 थी,
y की वैल्यू 2 थी, उसके अकॉर्डिंगली आप ये सारी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। सो दैट इज हाउ द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स है हमारे पास, दीज आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर कल जैसे मैंने आपको बताया था कि वी हैव द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। लेस देन इक्वल टू, greater than equal to and not equal to। तो ये हमारे पास टोटल 6 ऑपरेटर्स है। तो ये ऑपरेटर्स सेम वर्क करते हैं जो सी और सी प्लस प्लस में काम करते थे। बेसिकली जो भी दो कंपेरेबल एक्सप्रेशन, तो कंपेरेबल एक्सप्रेशन के अंदर क्या आ जाते हैं, नॉर्मली न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आते हैं जिसमें कैरेक्टर, इंटीजर, रियल नंबर इंक्लूडेड है। तो जब भी हमारे पास कोई दो कंपेरेबल एक्सप्रेशन हो तो हम उनको इन ऑपरेटर्स की हेल्प से कंपेयर करके देख सकते हैं कि वो कंपैरिजन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक्सप्रेशन 1 लेता हूं और एक एक्सप्रेशन 2 लेता हूं, तो आई कैन पुट दिस ऑपरेटर्स इन बिटवीन देम। लेट अस से मैं इसको लेस देन के लिए चेक करना चाहता हूं कि एक्सप्रेशन 1 इज लेस देन एक्सप्रेशन 2। तो अगर एक्चुअली एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 से लेस होगी तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज इट विल गिव मी अ फॉल्स रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो मेरे पास यही वाली दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू मैंने 10.5 ले लिया और b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2.0 लिया हुआ है। तो दीज आर टू रियल नंबर्स। तो अब मान लो मैं जहां पे चेक कर रहा हूँ x इज लेस देन y, तो x की वैल्यू कितनी है 10.5 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इज 10.5 इज लेस देन y, तो बोलने के नहीं है, तो आंसर रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, फॉल्स आएगा। लेकिन इफ आई चेक द सेम थिंग फॉर दिस कि x इज ग्रेटर देन y, नाउ द रिजल्ट विल बी ट्रू। तो आपने जो सेकंड वाला ऑपरेटर है हमारे पास इक्वल, जिसके साथ इक्वल भी लगा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू, इसमें वर्ड और आता है, लेस देन और इक्वल। तो आपने जो ध्यान रखना कि चाहे वो बराबर हो चाहे लेस देन हो, दोनों केसेस में रिजल्ट इसका ट्रू आएगा। जैसे मान लो मेरे पास x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है। तो इफ आई राइट x इज लेस देन और इक्वल टू y, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू लेस तो नहीं है x की, बट इट इज इक्वल टू। तो चाहे वैल्यू लेस है या इक्वल है, दोनों केसेस में रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, ट्रू आएगा। ऐसे ही ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो भी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि जहाँ पे ग्रेटर तो नहीं है x बट इक्वल है। तो अगर ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट बराबर है तो लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू में हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू रहेगा। यानी कि दोनों ही केस के अंदर, चाहे हम x लेस देन इज इक्वल टू ट्रू चेक y चेक करें, चाहे x ग्रेटर देन इक्वल टू y चेक करें, दोनों केस में आंसर ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यू मेरे पास मान लो x की 4 है, x इज 4 है, ये नहीं है, तो x इज लेस देन y विल बी ट्रू बट x इज ग्रेटर देन y विल बी फॉल्स। तो ये रिजल्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज नाउ x इज नॉट ग्रेटर देन y, नीदर इट इज इक्वल टू y। ना तो ये x जो है y से बड़ा है, ना ही ये बराबर है, तो दोनों ही केसेस में हमारे पास फॉल्स आएगा। तो नाउ द रिजल्ट विल बी फॉल्स। इस तरह से आप इन एक्सप्रेशन को कंडीशन चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक ध्यान आपने यहाँ पे रखना है कि जब भी हम किसी दो वैल्यू को इक्वालिटी के लिए चेक करते हैं तो बीच में हमने डबल इक्वल डालना है, क्योंकि जहाँ पे जब भी मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब है आई एम कंपेयरिंग, तो जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू y, देन इट इज असाइनमेंट, तो ये असाइनमेंट है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि कंपैरिजन के लिए जब भी हमें यूज करना है वी हैव टू पुट डबल इक्वल। अगर हम सिंगल इक्वल डालेंगे तो y की वैल्यू x में जाके स्टोर हो जाएगी, सो दैट विल बी असाइनमेंट। तो यू कैन चेक दिस विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम आल्सो, कि आप एक प्रोग्राम छोटा सा बना के उसके साथ इस चीज को आप चेक कर सकते हो कि कैसे हम इन ऑपरेटर्स के साथ जो वर्क है वो कर सकते हैं।
सो अगेन लेट अस कम टू दिस विंडो। सो मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एक नई फाइल के अंदर ताकि हमारा टाइपिंग टाइम बच जाए। क्रिएट अ न्यू फाइल। नाउ वी हैव अरिथमेटिक की जगह आ गया रिलेशनल। Relational operators. Now save as relational operator dot java की तरह इसको सेव कर लेंगे और बीच में इसमें चेंजेस कर देंगे। So we can check for less than, अगर इसकी वैल्यू लेस होगी तो जो रिजल्ट आएगा we can check for less than or equal to, we can have this, check for greater than, same operator will be here, greater than or equal to, greater than or equal to, we can check for equality if x is equal to y, लास्ट में एक रही नॉट इक्वल तो भी हम चेक कर लेते हैं। सो नॉट इक्वल के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको यूज करना है जहाँ पे नॉट इक्वल टू वाई, तो इसमें आप नॉट इक्वल टू वाई यूज करेंगे। सो यू विल गेट द रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स जहाँ से इवेल्युएट होकर हमारे पास आएगा। सो लेट अस चेक। So it is compiled. So relational operator class बन चुका है, तो अब हम इसको रन किया तो you can check कि x is less than y is false, less than equal to y is false क्योंकि x की वैल्यू 10.5 है, but x is greater than y is true, x is greater than equal to y is also true क्योंकि जहाँ पे greater than तो true है ही, x equal to y is false but x is not equal to y is true. So ये जो result है जब हम compare करते हैं तो automatically these results are calculated and you can see the result of each operator in this program. उसके बाद आते हैं हमारे पास तीसरे नंबर पे है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, लेट अस एक बार हम इसको समझ लेते हैं। सो थर्ड नंबर इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आते हैं लॉजिकल एंड और नॉट एक्सऑर। इसके अलावा दो और ऑपरेटर है जहां पे सिंगल और सिंगल एंड की तरह भी यूज होते हैं ये वाले। सो sometimes we call these operators as, this is called logical and this is logical or, and इसको हम बोल रहे हैं conditional and conditional or, conditional and this one is conditional or। फर्क क्या है इसका भी बताता हूँ मैं आपको। दिस ये बस नॉट था हमारे पास एंड दिस वन इज द एक्स और। तो जो कंडीशनल एंड कंडीशनल लॉजिकल एंड है और एक हमारे पास कंडीशनल और लॉजिकल और है, फर्क क्या है दोनों पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि एक में हमने जहाँ पे डबल एंड यूज किया है इसमें सिंगल एंड है, इसमें डबल और है इसमें सिंगल और है। फर्क क्या आता है, जो तो हमारे पास लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है ऑफ कोर्स, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 दोनों के बीच में हमने जो सिंबल यूज किया है, और एक मेरे पास है एक्सप्रेशन 1 लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन 2। फर्क क्या है, जो ये वाला ऑपरेशन है कंडीशनल ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब बताता हूँ आपको, शॉर्ट सर्किट।
शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि ये डिसीजन जो है ये कई बार फर्स्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके ही ले लेता है। अगर इसकी फर्स्ट एक्सप्रेशन से ही हमें डिसाइड हो जाएगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, देन इट विल नॉट इवेल्युएट द अदर एक्सप्रेशन। लेकिन जो सिंगल एंड वाला है इसमें दोनों एक्सप्रेशन पहले इवेल्युएट होंगे, उसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर हमारे पास जो एंड ऑपरेटर है ये सिर्फ ट्रू और ट्रू के केस में ही इसका रिजल्ट ट्रू आता है। अगर दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ट्रू एंड फॉल्स के केस में भी रिजल्ट फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू के केस में भी रिजल्ट फॉल्स होता है, एंड फॉल्स के केस में भी रिजल्ट फॉल्स होता है। सो अगर दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू है तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन में जब मैं इवेल्युएट करता हूँ, फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरा ट्रू आता है, देन आई हैव टू इवेल्युएट द सेकंड एक्सप्रेशन, चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब मान लीजिए सेकंड एक्सप्रेशन मेरे पास ट्रू आ गया तो इसका ट्रू आ गया तो रिजल्ट इसका ट्रू रहेगा, अगर सेकंड एक्सप्रेशन फॉल्स आ गया तो रिजल्ट फॉल्स रहेगा। अब ये वाला जो आप दूसरा केस लेते हैं, अब पहला रिजल्ट मेरे पास फॉल्स आ गया, हालांकि मैं इसे डिसाइड कर सकता हूँ जो एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, फिर भी दूसरे वाला एक्सप्रेशन इसमें इवेल्युएट होगा, चेक करेंगे कि दूसरे वाला ट्रू है या फॉल्स है, एंड देन आफ्टर दैट द रिजल्ट विल बी इवेल्युएटेड। यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स आ जाता है इस केस के अंदर तो भी हम सेकंड एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं और दोनों के रिजल्ट के बेस पे इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। लेकिन डबल एंड के केस में क्या होता है, मान लीजिए पहले वाला एक्सप्रेशन जब मैंने इवेल्युएट किया तो इसका रिजल्ट फॉल्स आ गया। अब हमें पता है कि एंड के केस में अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो इसका टोटल रिजल्ट फॉल्स आता है, देयर इज नो नीड टू इवेल्युएट द सेकंड एक्सप्रेशन। तो हम सेकंड एक्सप्रेशन को इवेल्युएट ही नहीं करेंगे, वो चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, हम इसी के बेस पे रिजल्ट क्लियर कर देंगे कि ये फॉल्स है। तो ये दोनों के ऑपरेटर के अंदर फर्क है। यानी जो लॉजिकल एंड या लॉजिकल और ऑपरेटर्स है, ये अपने सारे एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको रिजल्ट बताएगा। सारे एक्सप्रेशन इवेल्युएट होंगे, फिर इसका रिजल्ट आएगा कि इस पूरा एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन शॉर्ट सर्किट के अंदर जो ये वाला है, इसमें क्या होता है कि यहीं पे जैसे ही आपको किसी एक एक्सप्रेशन से पता चलता है कि इस एक्सप्रेशन के बेस पे ही मैं पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर सकता हूँ, तो ये यहीं से ही रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर देगा पूरे एक्सप्रेशन का कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है। आप इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लेटर से एक्सप्रेशन है आप ज्यादा भी ले सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास इस तरह से एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 4, तो इसके बीच में अगर मैं सिंगल एंड यूज कर रहा हूँ, देन आई हैव टू इवैल्यूएट ऑल दीज एक्सप्रेशन। मैं सारे एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करूंगा। इसमें से हो सकता है कोई ट्रू आए, कोई फॉल्स आए, कोई ट्रू आए, इट इज पॉसिबल। लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो फॉल्स आएगा, क्योंकि अगर इसमें एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा। लेकिन दूसरे केस में अगर मैं डबल एंड यूज करता हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन 2 डबल एंड, एक्सप्रेशन 3 डबल एंड, एक्सप्रेशन 4, तो मान लीजिए पहला रिजल्ट मेरा ट्रू आ गया, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी ट्रू, तो आई विल मूव टू द सेकंड चेक करता हूँ। सेकंड जैसे ही फॉल्स आ गया तो मैं बाकी के इवैल्यूएट नहीं करूंगा, आई विल डिक्लेयर इट एज फॉल्स, क्योंकि पूरे का पूरा एक्सप्रेशन ही फॉल्स है। तो ये जो हमारे पास डबल एंड ऑपरेटर है ये कंडीशनल ऑपरेटर की तरह काम करता है और इसमें शॉर्ट सर्किटिंग होती है। मतलब जैसे ही आपको पता चलता है कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो कहीं भी हम डिक्लेयर कर देते हैं, बट देयर इज नो नीड टू इवैल्यूएट द अदर एक्सप्रेशन। बाकी काम क्या होता है इसका एंड और नॉट का, वो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़े हुए हैं। एक बार मैं दोबारा से एक बार बता दूं कि जो एंड और नॉट काम कैसे करते हैं। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। तो अगर ये दोनों, इट इज पॉसिबल कि दोनों ट्रू हो, ऐसा हो सकता है एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, इट इज पॉसिबल फर्स्ट फॉल्स है दूसरा ट्रू है, जो दोनों ही फॉल्स है। तो अगर हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, ये यूज करते हैं या ये वाला यूज करते हैं, दोनों में से, तो हमारे पास अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज इट विल रिमेन फॉल्स। अगर हम और या ये वाला दोनों में से कोई भी यूज कर लें, तो दोनों के केस में अगर दोनों ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू है, कोई एक ट्रू आ जाता है तब भी ट्रू रहेगा, लेकिन दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। और नॉट के केस में अगर मैं नॉट ऑफ एक्सप्रेशन 1 यूज करता हूँ, लेटर से नॉट ऑफ एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 1 का नॉट जो है, इसका मतलब जहाँ पे वैल्यू ट्रू आ रही थी वो फॉल्स हो जाएगी, और जहाँ फॉल्स आ रही थी वहां पे वैल्यू वो ट्रू हो जाएगी। एंड लास्ट वन है मेरे पास एक्स और,
तो XOR का रिजल्ट क्या आता है, अगर दोनों ही आर्ग्यूमेंट की सेम वैल्यू हो तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आता है। बोथ द आर्ग्यूमेंट हैव सेम वैल्यू तो रिजल्ट फॉल्स रहेगा। अगर ऑपोजिट वैल्यू हो तो रिजल्ट ट्रू आता है। यानी ट्रू एंड फॉल्स के केस में भी ये ट्रू रहेगा, फॉल्स एंड ट्रू के केस में भी ट्रू रहेगा। दोनों ट्रू हो गए तो ही फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए तो भी ट्रू। XOR का केस जो है इस तरह से वर्क करता है। तो इसको भी आप प्रोग्राम की हेल्प से वैसे ही चेक कर सकते हो जैसे हमने अभी एक प्रोग्राम बनाया था, दैट यू कैन टेक two Boolean variables with the value true and false and then apply these operator to